हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली शाम 5 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 1990 ईस्वी से इस सूचकांक को जारी किया जाता है और इसके 3 आधार हैं। 3 इसके आधार हैं। कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, 3 इसके आधार हैं। और देखिए, महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, की भूमिका थी मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई इंडेक्स जारी करने में। महबूब उल हक की भूमिका थी एसडीआई इंडेक्स जारी करने में। और देखिए, यूएनडीपी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में 189 देशों में मानव विकास सूचकांक की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 131वां स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक में 2020 में 31वां जो स्थान है ये भारत को प्राप्त हुआ था। और देखिए, इस इंडेक्स में सीट्स की बात करें तो इस इंडेक्स में सीट्स पर कौन कौन से हैं देश? नोट कर लीजिएगा। नॉर्वे है, शीर्ष पर है नॉर्वे। इसके अलावा आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड ये शीर्ष पर हैं इस इंडेक्स में, 2020 के इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि 5 से लेकर 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 5 से लेकर 16 जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में ये आयोजित किया गया था, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन सतत विकास पर, किस विकास पर? सतत विकास पर आधारित था। सतत विकास पर आधारित ये सम्मेलन था, स्टॉकहोम सम्मेलन। और देखिए, स्टॉकहोम जो कि किसकी राजधानी है ये भी ध्यान में रखिए। स्टॉकहोम राजधानी है किसकी? स्वीडन की। अगला क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व ये स्थित है किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा
नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। और देखिए पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये झारखंड राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है, यानी कि झारखंड राज्य का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है, पलामू टाइगर रिजर्व। और यह 1974 ईस्वी में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो नवंबर 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैंने बोला था ना आपको हर सीरीज में, हर मॉक सीरीज में एक क्वेश्चन दिवस का भी मिलेगा, ताकि दिवस जो है वो भी आपके कवर होते चलें, क्योंकि आयोग का पैटर्न बन रहा है, एक दिवस वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड किया जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। तो जनसंख्या दिवस आज के इस मॉक सीरीज में रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और देखिए इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। और यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा ये जो सीरीज़ है ये आपको कैसी लगती है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, चौबटिया उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चौबटिया उद्यान जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर ये स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के, चौबटिया जो उद्यान है ये अल्मोड़ा जनपद के रानी खेत में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा जनपद के रानी खेत में। और चौबटिया उद्यान में स्ट्रोक द्वारा रेड डेलिशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया गया। और यहाँ पर वर्ष 1932 ईस्वी में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड को क्षय यानी टीबी रोग मुक्त, क्षय जो होता है, टीबी रोग जो होता है ना, तो क्षय रोग भी इसको कहा जाता है, क्षय यानी टीबी रोग मुक्त भारत अभियान में देश में कौन सा स्थान मिला है। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड को क्षय यानी टीबी रोग मुक्त भारत अभियान में देश में कौन सा स्थान, दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए क्षय रोग मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान, जबकि पहला जो स्थान है, पहला स्थान किसको मिला है, छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ को पहला स्थान इसमें मिला है। देखिए क्षय रोग मुक्त भारत जो अभियान था ये कब से लेकर कब तक चलाया गया था, 24 मार्च, हाल ही में चलाया गया था, 24 मार्च 2022 से लेकर 13 अप्रैल तक ये अभियान चलाया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, करंट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के महानायक पुस्तक का विमोचन किया। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है, इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के, ये आपको बताना है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के महानायक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम है उत्तराखंड के महानायक, ये ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड के महानायक इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं योगेश कुमार और अजित, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया तो अजित कर लीजिएगा। योगेश कुमार और अजित जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में
उत्तराखंड के महानायक पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक में उत्तराखंड के 10 महान विभूतियों जो कि कौन कौन थे, देखिए उत्तराखंड के 10 महान विभूति बद्रीदत्त पांडे, गौरा देवी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गौरा पंत शिवानी, कबूतरी देवी, माधो सिंह भंडारी और शैलेश मटियानी। इसके अलावा श्रीदेव सुमन, तीलू रौतेली और वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में जानकारी दी गई है। तो उत्तराखंड राज्य के 10 महान विभूतियों के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। और कौन कौन से 10 महान विभूति हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। कौन कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं, गौरा देवी हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, गौरा पंत शिवानी हैं, कबूतरी देवी हैं, इसके अलावा माधो सिंह हैं भंडारी हैं, शैलेश मटियानी, श्रीदेव सुमन, तीलू रौतेली एवं वीर चंद सिंह गढ़वाली के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। 10 महान विभूतियां हैं जिनके बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है और इस पुस्तक का नाम है उत्तराखंड के महानायक। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली था। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला जो प्रथम गढ़वाली था ये कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मो कठैत। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, लक्ष्मो कठैत टिहरी जनपद में रवाई परगने का प्रशासक था। रवाई परगने का ये प्रशासक था कौन? लक्ष्मो कठैत। और प्रताप शाह के समय टिहरी में पाला बिसाऊ नामक एक टैक्स की प्रथा थी, एक टैक्स वसूला जाता था जिसका नाम क्या था? पाला बिसाऊ इसका नाम था। और जिसका विरोध, इस टैक्स का विरोध किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मो कठैत के द्वारा इस टैक्स का विरोध किया गया था और इसने पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राजा से विद्रोह किया था। तो ये पाला बिसाऊ टैक्स, इसका किसने विरोध किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने? लक्ष्मो कठैत ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है? तो कौन सा ये अनुच्छेद है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है ये कब से हुआ? वर्ष 1959 से लेकर इसका प्रारंभ हुआ। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ वर्ष 59 तो वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसका प्रारंभ हुआ, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। और देखिए 73वां संविधान संशोधन, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन सा ये संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1993, जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान की 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। और देखिए वर्ष 1994 में पंचायती राज संवैधानिक निकाय के रूप में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है किसको? यशोधर मठपाल को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यशोधर मठपाल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1939 ईस्वी को कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद के नौला गांव में इनका जन्म हुआ, यशोधर मठपाल का। और इन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी में इन्होंने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। और देखिए, प्रागैतिहासिक पुरातत्व एवं लोक कला संस्कृति पर इन्होंने 19 मौलिक पुस्तकों का सृजन भी किया। ये ध्यान रखेंगे, 19 मौलिक पुस्तकों का
इनके द्वारा सृजन किया गया। और देखिए प्रागैतिहासिक स्थल पेटशाल जो है ना, आपने सुना होगा, प्रागैतिहासिक पढ़ा भी होगा, प्रागैतिहासिक स्थल पेटशाल और फड़का नौली प्रागैतिहासिक स्थल हैं ये। कौन कौन से? पेटशाल और फड़का नौली। तो पेटशाल और फड़का नौली की खोज भी किसके द्वारा की गई? डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा की गई थी। किस वर्ष इन्होंने पेटशाल और फड़का नौली की खोज की, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आज का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए आप सभी लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको कि डेली आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको स्टडी विद एम न्यू इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगला देखिए, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? रोम्बा जो भाषा है ये किस जनजाति की भाषा है, ये बताना है। तो रोम्बा भाषा है किसकी? जाड़ जनजाति की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाड़ जो है ना, जाड़ ये किसकी एक उपजाति है? भोटिया जनजाति की एक उपजाति है और इनकी बोलचाल भाषा क्या है? रोम्बा है, जो कि तिब्बती भाषा से, रोम्बा जो भाषा है ये किस भाषा से मिलती जुलती है? तिब्बती भाषा से ये मिलती जुलती है। इसके अलावा देखिए प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करें किसकी? जाड़ जनजाति की, तो लौहसर व शूरगैन, लौहसर व सूरगैन जाड़ लोगों का प्रमुख त्योहार है। देखिए लौहसर जो त्योहार है ना, ये लोग कब मनाते हैं? इसको बसंत पंचमी को मनाते हैं ये लोग, जाड़ जनजाति के लोग, लौहसर नाम का त्योहार। अगला क्वेश्चन देखिए, तुमरिया बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए तुमरिया जो बांध बना है, तुमरिया डैम, ये किस नदी पर बना है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर? फीका नदी पर। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे मीका नदी नहीं है, ये फीका नदी है। तो फीका नदी पर बनाया गया है तुमरिया बांध। किस जनपद में बनाया गया? जनपद पूछा जाए तो किस जनपद में है ये? उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में ये बांध बनाया गया है, तुमरिया बांध। काशीपुर में फीका नदी पर उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और देखिए वर्ष 1961 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और वर्ष 1970 से इस बांध को चालू कर दिया गया था। अगला देखिए, यदुवंश का संस्थापक कौन था? देखिए यदुवंश का जो संस्थापक था ये कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, ज़रूर लाइक कीजिएगा जिन लोगों को पसंद आ रहा है। सीरीज जो है इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके आपके आगामी एग्जाम में। तो यदुवंश के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताएं। यदुवंश के संस्थापक हैं सेन वर्मन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यदुवंश का शासनकाल जो है ये कब से कब तक था? 6वीं सदी से लेकर 7वीं सदी के आसपास रहा यदुवंश का शासनकाल। 6वीं से लेकर 7वीं सदी के आसपास रहा यदुवंश का शासनकाल। और यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? ये लाखा मंडल से प्राप्त जो राजकुमारी ईश्वरा के लेख थे उससे इसकी जानकारी मिलती है। लाखा मंडल से प्राप्त हुआ राजकुमारी ईश्वरा का लेख, तो इससे इनकी जानकारी मिलती है यदुवंश के राजाओं की, तो ये ध्यान रखेंगे। और देखिए इस लेख में जो आपका लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है राजकुमारी ईश्वरा का लेख, तो इस लेख में 11 पीढ़ियों और 12 शासकों का नाम उद्धृत है। कितने पीढ़ियों? 11 पीढ़ियों और 12 शासकों का नाम इसमें उद्धृत यानी इसमें लिखा गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनजातियों से, इसके अलावा नृत्यों से,
इसी तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी स्टेडियम बने हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो ये जनजाति जो समूह है ये है भील। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भील इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है भील जनजाति समूह। देखिए भील जो जनजाति है, भील मध्य भारत की एक जनजाति है। मध्य भारत की ये एक जनजाति है भील जनजाति, और इस जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। पूछा जा सकता है, बताइए भारत का बहादुर धनुष पुरुष किस जनजाति को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भील जनजाति को कहा जाता है। और भील जनजाति के जो लोग होते हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये लोग भील नाम की भाषा ही बोलते हैं, भील भाषा बोलते हैं भील जनजाति के लोग, और ये मध्य भारत की एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? देखिए मांड जो लोक संगीत है ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। लोक संगीत मांड जो है ये किस राज्य से? राजस्थान राज्य से संबंधित है। मांड राजस्थान में गायन की एक शैली है। ध्यान दीजिएगा, गायन की एक शैली है राजस्थान राज्य में मांड, और जिसका उपयोग लोक गीतों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जिसमें सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। सॉरी। तो देखिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ये ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का भाग है अनुच्छेद 44। और नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, और इनका उल्लेख भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, नेलांग घाटी किस जनपद में स्थित है? नेलांग घाटी स्थित है आपके किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? किस घाटी को? नेलांग घाटी को कहा जाता है, और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए बसपा घाटी की बात करें, बासपा घाटी ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है, और उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में स्थित है बासपा घाटी। और हर्षिल क्षेत्र में सेब के बागान किसके द्वारा लगाए गए थे? फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा यहाँ पर सेब के बागान लगाए गए थे। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये स्थित है कहाँ पर? मसूरी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं हमारे इस मॉक सीरीज में, जो कि आपके आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करे। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, तभी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल जाती है। देखिए डेली काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए ये सीरीज़ प्रोवाइड आपको कराई जाती हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आज की ये सीरीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये मसूरी में स्थित है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की स्थापना की बात करें तो वर्ष 1907 ईस्वी में मसूरी के भट्टा फॉल जलप्रपात पर
इसको स्थापित किया गया था और वर्ष 1909 ईस्वी में इस परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। वर्ष 1912 ईस्वी में इस परियोजना से मसूरी नगर पालिका में विद्युत वितरण शुरू किया गया और वर्ष 1914 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ। और इस परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये कितनी है, 1000 किलोवाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और यह भारत का दूसरा तथा उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का दूसरा तथा उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र। बताइए कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ दिए जाएंगे आपसे। तो कौन सा ये संयंत्र है, ये है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नल दमयंती ताल का आकार है। नल दमयंती ताल, इसका आकार बताना है आपको, गोलाकार है, पंचभुजाकार है, षड्भुजाकार है या फिर आपका चतुर्भुजाकार है। तो कौन सा आकार है नल दमयंती ताल का, तो इसका राइट जो आंसर है ये क्या है, पंचभुजाकार, 5 भुजा के आकार की ये ताल है नल दमयंती ताल। ये किस जिले में लोकेटेड है, आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, भागीरथी व आकाश गंगा नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और आकाश गंगा नदी के संगम पर कौन सा जो स्थल है ये स्थित है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, गौमुख। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।